हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन के बारे में देखने वाले हैं, जो इनकम टैक्स का वन ऑफ द हेड है, जिसका चार्जिंग सेक्शन 22 है। टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, विद एग्जांपल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन में हाउस प्रॉपर्टी किस तरीके से इनकम हो सकता है, किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लग सकता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कैलकुलेशन में हम अपने घर के साथ दो चीज कर सकते हैं। या तो उस घर को हम रेंट पर लगा सकते हैं, मतलब लेट आउट कर सकते हैं, या तो उस घर को हम रेंट पर नहीं लगा के रादर उसमें हम खुद रह रहे हैं, दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड। तो ये दो केसेस आएगा जिसके बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक टैक्स कैलकुलेटिंग शीट की किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है। सर, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? इस वीडियो में हम लोग यही चीज के बारे में देखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके का रेंट हो गया जो हमें मिल रहा है। तो रेंट हमें कब मिलेगा? जब लेट आउट है। इसका मतलब जब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो हम खुद को तो रेंट देंगे नहीं, तो इसीलिए इस केस में सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ये निल रहेगा। आगे फिर इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें से डिडक्ट होता है म्युनिसिपल टैक्स। जिस घर से रेंट आता है उस पर म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होता है, और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड जब रेंट ही नहीं आ रहा है तो म्युनिसिपल टैक्स इसमें कुछ नहीं होगा। दैट मींस इट विल बी अगेन निल। तो हमने जीएवी देखा, जिसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में। फिर हमने म्युनिसिपल टैक्स इसमें से डिडक्ट किया, तो व्हाट वी गेट इज नेट एनुअल वैल्यू। तो हम दोनों का नेट एनुअल वैल्यू में आएंगे। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेट आउट में देयर आर सम फिगर्स, तो इट माइट बी हैविंग सम वैल्यू, बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड इट विल बी निल। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 24 में। क्या क्या डिडक्शंस होते हैं सर? सबसे पहले, अगर घर को मैं लेट आउट कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि हो सकता है मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट करना होगा, बहुत सारे तरीके के खर्चे होते हैं। कोई क्लाइंट अगर मेरे साइट पर आता है तो उसे प्रॉपर्टी दिखाने का, आने जाने का खर्चा, तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर अब इनकम टैक्स ने बोला कि आपका क्या है, आपका क्या खर्चा लग रहा है, ये मायने नहीं रखता। इनकम टैक्स ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर दिया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 24A। इसके अलावा और भी एक खर्चा है जो कि है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 24B। तो बोरोड कैपिटल, क्या मैंने आज लोन लिया और आज घर बन के तैयार हो जाता है क्या? नहीं, कुछ समय लगता, हो सकता है कुछ साल लगे घर को बनने में। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को दो पार्ट में, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। ये सब चीज का हम लोग इन डिटेल देखेंगे। अभी हम लोग केवल एक कैलकुलेटिंग शीट देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो दोनों के केस में फिगर आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेल्फ ऑक्युपाइड अभी तक में कोई वैल्यू नहीं रख रहा था, लेकिन जब इंटरेस्ट आया तो चाहे मैं रहूं चाहे उसको मैं लेट आउट में करूं, दोनों ही केस में घर तो बनाना होगा, और घर बनाना होगा तो जरूरी नहीं कि मेरे पास उतने पैसे हो। तो मैंने बैंक से लोन लिया जिस पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, विच इज अ एक्सपेंस फॉर मी। तो ये दोनों ही केस में अलाउड होगा इस डिडक्शन। तो हम देख सकते हैं कि लेट आउट में और सेल्फ ऑक्युपाइड में दोनों ही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में देयर आर सर्टेन वैल्यूज। तो जो आया, दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो लेट आउट के केस में हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस का केस, मतलब यहां पर प्रॉफिट होने का चांसेस नहीं है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कैलकुलेटिंग शीट होता है। अब हम लोग एक एक टर्म्स को इन डिटेल देखेंगे, जिससे कि अपना पूरा लॉजिक क्लियर हो, और फिर एट द एंड आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि हाँ, आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छा से समझ में आया है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जीएवी वाले पार्ट को हम लोग डील करेंगे। तो जो जीएवी वाला पार्ट है, जिसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, उसे मैं एब्रीविएट करूंगा जीएवी की तरह। तो जब मैं जीएवी बोलूंगा तो ये समझ लीजिए कि मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल रहा हूँ, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में। क्या होता है ये जीएवी और किस तरीके से कैलकुलेट करती है जीएवी? तो वर्ड पर पहले फोकस करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तीन वर्ड है। एक है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब हो गया कि इसमें कोई डिडक्शन नहीं, कुछ भी डिडक्ट हुआ नहीं है, इट इज अ ग्रॉस टर्म। एनुअल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 मंथ सिनेरियो। तो एनुअल मतलब 12 मंथ, और वैल्यू मतलब इट इज हैविंग अ अमाउंट फिगर। तो 12 मंथ के केस में होगा। तो 12 मंथ के बाद क्या होगा सर? तो 12 मंथ से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेड आया, एक एक्चुअल आया। जब हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे तो ये दो टर्म अभी हम लोग देखते हैं। एक एक्सपेक्टेड से हमने क्या समझते हैं? एक अनुमानित
अनुमानित वैल्यू, मतलब कि ये एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, एक अनुमान किया जा रहा है इनकम टैक्स के द्वारा कि इतना कम से कम आपको मिलना चाहिए, और एक्चुअल वर्ड अपने आप में बोल रहा है कि भैया इतना मेरे को मिल रहा है असल में। तो ये दो वर्ड के साथ हमने देखा। अब देखते हैं इन डिटेल कि ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे एक्सपेक्टेड के साथ। वर्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो फिर से 12 मंथ का एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? दो टर्म अभी आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू। ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कि आज के दिन अगर मैं घर को रेंट में लगाने चाहूंगा तो मार्केट में जो भी लोग हैं ये मुझे कितना रुपए देने को तैयार है, मतलब आज के दिन मार्केट में मेरी प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू कितना हुआ, ये टर्म है फेयर मार्केट वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या हुआ? जो म्युनिसिपैलिटी एक वैल्यू लगाती है एक प्रॉपर्टी का कि इतना इस प्रॉपर्टी से रेंट रियलाइज होना चाहिए, ये इसका म्युनिसिपल वैल्यू हो गया। तो हमने देखा कि एक फेयर मार्केट वैल्यू है, एक म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों ही एक्सपेक्टेड है क्योंकि इतना आना चाहिए वर्ड यूज हो रहा है। आया कितना ये हम एक्चुअल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, दो टर्म यूज हुआ। दोनों में हम एक फिगर्स लेकर के चलते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। तो सबसे पहले हमने दोनों में फेयर मार्केट वैल्यू देखा 10,000 और म्युनिसिपल वैल्यू देखा 17,000। इसका मतलब ये है कि मार्केट में मुझे इसका 10,000 मिलेगा, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू बोलता है कि हमें 17,000 कम से कम मिलना चाहिए था। तो इनकम टैक्स में हम जानते हैं कि इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा होगा, और टैक्स ज्यादा होगा तब जाकर के टैक्स वालों को बेनिफिट है। तो इनकम टैक्स ने यहाँ पर क्या किया कि बोला कि इस ए और बी, मतलब ए हो गया मेरा फेयर मार्केट वैल्यू और बी हो गया मेरा म्युनिसिपल वैल्यू, इस दोनों में से जो भी हायर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हायर इस केस में है 17,000। तो 17,000 को मैंने एक सी वर्ड दे दिया है, एक अल्फाबेट दे दिया, जो कि हम लोग को आगे इस वीडियो में समझ में आएगा। इसके बाद अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया, एसएससी ने ये कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू हो सकता है इनकम टैक्स मार्केट में अपने ही लोगों को भेज दे और मार्केट में एक रेट सेट कर दे, और म्युनिसिपल वैल्यू जैसे वर्ड ही अपने आप में है कि ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो वापस से इनकम टैक्स दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं कहीं ना कहीं। तो देयर माइट बी ए केस ऑफ मैनिपुलेशन, आई एम सेइंग माइट बी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि एसएससी ने बोला कि सर दोनों जगह तो आप ही के लोग हैं, कुछ इसका और देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि 17,000 तो आप बोल रहे हो कि मिल जाना चाहिए। तो इनकम टैक्स ने बोला ठीक है, हम एक आपको एज स्टैंडर्ड रेंट, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बनाया गया है, स्टैंडर्ड रेंट एक ऐसा रेंट है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निष्पक्ष एक्ट बना विच इज रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसको ना म्युनिसिपल से मतलब है ना फेयर मार्केट वैल्यू से मतलब है, वो अपना एक स्टैंडर्ड रेंट सेट करता है कि इतना तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसे हम एक विंडो मान सकते हैं। सर ये विंडो आपने क्यों कहा? वीडियोस जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आया कि मैं विंडो यहाँ पर वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेंट आया और फिर इसमें से बोला गया कि अगर इस विंडो में से आप पास कर जाते हो तो इट मींस दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले इस दो में से जो लोअर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। तो लोअर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। से फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन से अपने एक लिंक लगा रहे हैं कि जो 13,000 केस 1 है, दिस इज अ केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो हम देख सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में जो क्वालिफाई करके आया था हायर, दैट वाज 17,000, और 17,000 विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रेंट, और इसमें से जो लोअर होगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो यहाँ पर 17,000 और 13,000 में मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हो गया है आपका, दोनों में लोअर जो होगा दैट इज 13,000। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यही मेरा स्टैंडर्ड रेंट अगर 19,000 रहता तो 17,000 और 19,000 दोनों में से कंपेयर करेंगे और दोनों में लोअर हमें दिख रहा है, दैट इज 17,000 विच इज द केस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम लोगों ने देखा था एक होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है एक्चुअल। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले हमने फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को देखा, उसमें से जो हायर हुआ वो आगे के लिए क्वालिफाई किया। इन दिस केस इट वाज 17,000। फिर मैंने उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया विच इज अ विंडो, मतलब ये विंडो से अगर आप पार हो सकते हो तो आप हो जाओ, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा वो विंडो वाला वैल्यू जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 17,000 जो है वो 13,000 के विंडो से पार नहीं होगा। 13,000 वाले विंडो से मैक्सिमम वैल्यू जो क्रॉस होगा दैट इज 13,000। और दूसरे वाले केस में जहां हमारा विंडो का साइज हो गया 19,000, तो यहां पर 17,000 जो है वो 19,000 वाले विंडो से आराम से पार हो सकता है, इसलिए ये 17,000 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये विंडो वाला लॉजिक समझ में आया।
चलिए आगे देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया। इन केस ऑफ एक्चुअल यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कितना रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हुआ 12 मंथ्स का। याद रहे ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, 12 मंथ्स का हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल देखा 12 मंथ। सर क्या 12 महीने मेरी प्रॉपर्टी रेंट पर लग सकती है? हम लोग जैसे वर्ड ही यूज कर रहे हैं कि ये रिसीव्ड और रिसीवेबल वाला बात है और साथ ही साथ एनुअल वर्ड इंक्लूडेड है, इसीलिए एक बार हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी 12 मंथ रेंट पर लगी हुई है। और 12 मंथ रेंट पर लगी हुई है तो 1500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग समवेयर अराउंड 18,000। अब हो सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रॉपर्टी मेरी रेंट पे लगी हुई थी तो जो टेनेंट था उसने मुझे भाड़ा देने से मना कर दिया, मतलब रेंट देने से मना कर दिया। अगर उसने मुझे रेंट देने से मना कर दिया तो जो मुझे मिला ही नहीं, जो मेरा इनकम ही नहीं हुआ, उस पर मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि लेस कर दिया गया अनरियलाइज्ड रेंट। और इस केस में अपने एग्जांपल लेते हैं 2 मंथ का। अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट होता है जहां पर हमारी प्रॉपर्टी टेनेंट को दी हुई थी और टेनेंट ने मुझे उस प्रॉपर्टी का उस पीरियड, उस ऑक्यूपाइड पीरियड के दौरान का रेंट नहीं दिया है, जो कि अनरियलाइज्ड रेंट है। इसमें कुछ कंडीशंस है जो कि हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। तो 2 महीने का रेंट है तो 1500 पर मंथ के हिसाब से अगर अपने रेंट कैलकुलेट करते हैं तो इट इज कमिंग समवेयर अराउंड 3000। तो 18,000 मेरे को मिल जाना चाहिए था साल भर का, और 3,000 मुझे नहीं मिला क्योंकि 2 महीने टेनेंट ने मुझे रेंट देने से मना कर दिया। इट वॉज अनरियलाइज्ड। तो जो नेट अमाउंट मेरे को मिल रहा है दैट इज नेट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज कमिंग 15,000। 18,000 में से मैंने 3,000 को डिडक्ट किया, 15,000 आया। तो हम लोग के पास अलग अलग वैल्यूज हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा आगे? अब हम लोगों को कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन शीट में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था केस 1 केस 2, जो हम लोग एक्सपेक्टेड में हम लोगों ने 2 केस देखा था और दोनों ही केस में जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आया था इट वाज 13,000 एंड 19,000, जो कि अलग अलग हम लोगों ने केसेस देखे थे। अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, और एक्चुअल दोनों ही केस में अपने पास 15,000 रुपए का है। तो अब यहां पर क्या होता है, वापस से इनकम टैक्स को टैक्स चाहिए, टैक्स ज्यादा होने के लिए इनकम ज्यादा होना चाहिए। तो इनकम ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा जो अमाउंट कंप्यूटेड आ रहा है इट विल बी हायर ऑफ एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, एक्स मेरा एक्सपेक्टेड था, वाई मेरा एक्चुअल था। इनकम टैक्स में याद रखिएगा टैक्स ज्यादा चाहिए तो इनकम ज्यादा होना चाहिए। तो जो ज्यादा होगा वो वैल्यू आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। दैट इज इन केस नंबर 1 इट विल बी 15,000 एंड अंडर केस नंबर 2 इट विल बी 19,000। इस अमाउंट कंप्यूटेड के बाद क्या सर ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया? नहीं, ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक हम मान के चल रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी रेंट पर लगी हुई है। जो एक्सपेक्टेड था इट वाज आल्सो ऑन 12 मंथ्स, जो एक्चुअल था अगेन इट वाज ऑन 12 मंथ बेसिस। तो इसमें से वो पीरियड का जहां पर हमारी प्रॉपर्टी वेकेंट थी, मतलब हमने रेंट आउट किया ही नहीं था, तो वो पीरियड का हिसाब से टैक्स भी नहीं लगना चाहिए था। तो से फॉर एग्जांपल इन दिस केस अपना 1 महीना के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं लगा। तो 1 महीना के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं लगा, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 1,500 रुपए 1 महीने के नहीं मिले। तो जो नहीं मिलेंगे वो डिडक्ट हो जाएगा। तो लेस हो गया लॉस ड्यू टू वैकेंसी विच वाज 1,500 फॉर 1 मंथ। तो अब जो आ रहा है दिस इज द फाइनल वैल्यू विच इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, विच इज इन केस नंबर 1 इट इज 13,500 एंड अंडर केस नंबर 2 इट इज 17,500। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू का लॉजिक समझ में आया। सर थोड़ा सा दिक्कत है, एक आध एग्जाम्पल और लीजिए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और अब एक सिंगल शीट में हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में हमने कंपेयर किया था। एक्सपेक्टेड में हमने 2 टर्म लिया था विच वाज फेयर मार्केट वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू है 10,000 और म्युनिसिपल वैल्यू है 17,000। तो हम जानते हैं कि इसमें से जो हायर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। दैट इज इन दिस केस इट इज 17,000। इसके बाद ये कंपेयर होता था एक निष्पक्ष पार्टी से विच इज कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट विच वाज अ विंडो विच इज ऑफ 13,000। तो हम ये देखते हैं कि ये 13,000 के विंडो में से 17,000 क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आगे के लिए क्वालिफाई करेगा विच इज एज एक्सपेक्टेड रेंट इज 13,000। फिर हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। एक्चुअल में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल
1500 के हिसाब से 12 महीने का था 18,000 रुपया, जिसमें से लेस हुआ अनरियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ विच वॉज 3,000। तो अब जो वैल्यू आ रहा है दिस इज नेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच इज 15,000 इन दिस केस। इसके बाद क्या होता था, हमारे पास एक्सपेक्टेड का एक वैल्यू, हमारे पास एक्चुअल का एक वैल्यू है, दोनों में से जो हायर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा विच इज 15,000। अब इसमें से लेस हो जाएगा वो अमाउंट जो कि वेकेंसी के वजह से मुझे नहीं मिला, मतलब लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ 1 मंथ, जो कि 1500 रुपए का रेंट था, तो एक महीने का 1500 नहीं मिला, विच विल बी डिडक्टेड एंड द फाइनल अमाउंट व्हाट वी गेट इज GAV, दैट इज 13,500। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से समझ में आया। अभी एक और एग्जांपल आएगा, तो इसको ये गिवन एग्जांपल को एक बार फटाफट देखते फिर से हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को देखा, इसमें से जो हायर था वो आगे के लिए क्वालिफाई किया। अगेन फिर देयर इज अ विंडो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, तो जो भी इसमें से जो अपना हायर अमाउंट 17,000 निकल के आया और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर विल क्वालिफाई, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 13,000। फिर क्या हुआ, फिर हम एक्चुअल में गए, एक्चुअल में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल को देखा जो कि 1500 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 18,000 हुआ। फिर उसमें से लेस हुआ अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 मंथ दैट इज 3,000 रुपीज, और 15,000 रुपए हमारा क्वालिफाई होकर के आया एज नेट एक्चुअल रेंट। फिर हमने अमाउंट कंप्यूटेड निकाला विच वाज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, तो 15,000 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर लेस किया लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एक महीने मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट रही जिसका मुझे 1500 रुपए नहीं मिला, वो डिडक्ट हुआ, एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ 13,500। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। हम लोगों ने देखा दो वैल्यू होगी, एक होगी एक्सपेक्टेड, एक होगी एक्चुअल। एक्सपेक्टेड में हमारे पास फिर से एक फेयर मार्केट वैल्यू होगा और एक म्युनिसिपल वैल्यू होगा। इस केस में इन दो में से जो हायर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा, तो इन दिस गिवन केस इट इज 20,000। आगे चलते हैं, फिर एक विंडो आया इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड रेंट विच इज 23,000। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 23,000 जो है इस विंडो में से आराम से क्वालिफाई करके निकल सकता है। तो यहाँ हमारे सामने एक एक्सपेक्टेड रेंट का वैल्यू आया विच इज 20,000। कंटिन्यू करते हैं एक्चुअल के तरफ। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इस बार 3,000 का 12 महीने के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग 36,000। फिर इसमें से हम लोगों ने लेस किया अनरियलाइज रेंट, 2 महीने का मुझे रेंट नहीं मिला, तो यहां पर 3,000 2 महीने का नहीं मिला, तो 6,000 जो 6,000 आया दैट विल बी डिडक्टेड एंड व्हाट वी गेट इज नेट एक्चुअल रेंट ऑफ 30,000। फिर इसके बाद क्या होता था, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में से जो भी हायर होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा, दैट इज 30,000 विल बी क्वालिफाइंग एज अमाउंट कंप्यूटेड, और इसमें से लेस कर देंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जो एक महीने मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट रही, लेट आउट नहीं हुई, वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हुआ, एंड एट द एंड वी गेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज 27,000। तो ये हम लोगों ने देखा किस तरीके से GAV कैलकुलेट होता है। तो आइए देखते हैं एक नोट जो कि अनरियलाइज रेंट के बारे में। अनरियलाइज रेंट जैसे वर्ड बोल रहा है कि एक ऐसा रेंट जो टेनेंट मेरे को नहीं दिया, एक रेंट जो कि ड्यू हो चुका था लेकिन टेनेंट ने मेरे को नहीं दिया। कब हम इनकम टैक्स में अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करते हैं, इसके पीछे 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, जो टेनेंसी होता है वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब गुड फेथ में होना चाहिए। देयर इज नो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट और लैंडलॉर्ड, और देयर इज नो एनी अदर काइंड ऑफ अनलॉफुल एक्ट, मतलब जो होगा जो दैट विल बी बोनाफाइड। टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। 2 कंडीशन और क्या है, सबसे पहला जो कंडीशन है वो है रिलेटिंग टू डिफॉल्टिंग टेनेंट। डिफॉल्टिंग टेनेंट ने वेकेट कर दिया, हैज वेकेटेड, और स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द हाउस प्रॉपर्टी। ये स्टेप्स उठा लिए गए हैं किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, जिससे उसे कंपेल किया गया है कि आप वो हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। तो ये कंडीशन था डिफॉल्टिंग टेनेंट के लिए। दूसरा और क्या कंडीशन है कि इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मतलब कि एसएससी अपने एक हाउस प्रॉपर्टी से निकाल के उसको जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसे दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में अपने नहीं उसे वापस शिफ्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसे निकालना है, ना कि स्विच करना है फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द सेम एसएससी टू अनदर हाउस प्रॉपर्टी। तो ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है रिलेटेड टू एसएससी। एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। एसएससी ने वो सारे लीगल स्टेप्स उठा लिए हैं फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग टेनेंट।
तो ये एसएससी के द्वारा हो जाना चाहिए। या फिर सेकंड कंडीशन, सेटिस्फाई एओ असेसिंग ऑफिसर, एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर होता है, दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, मतलब कि एसएससी अगर एओ को सेटिस्फाई कर देता है कि देखो अगर सर हम लोग इसके ऊपर केस भी करेंगे तो भी पैसा रिकवर नहीं होगा, उल्टे मेरा ही केस का पैसा लग जाएगा। एसएससी अगर एओ को ये संतुष्ट कर देता है या फिर किसी भी फैक्ट से संतुष्ट कर देता है और एओ फिर वेव ऑफ कर सकता है, मतलब कि एओ उसको अलाउ कर सकता है कि हाँ ठीक है आप अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन ले सकते हो। तो ये हमने देखा अनरियलाइज रेंट के बारे में। सबसे पहला कंडीशन था टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। दूसरा था जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द हाउस प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अगला कंडीशन था एसएससी रिगार्डिंग कि एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। एंड लास्टली एसएससी सैटिस्फाइज एओ दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। तो ये हमने देखा अनरियलाइज रेंट कब मेरे को डिडक्शन में अलाउड होगा। तो इस वीडियो में हमने जीएवी के बारे में देखा। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एनएवी किस तरीके से निकलता है, क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या लॉजिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स, कितना अलाउड होता है, क्या लिमिट है, ये सब के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू।